बच्चों को सेशन का मालूम था? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वैसे आज मेरा सेशन मुझे भी नहीं पता था कि है, मुझे नहीं पता था कि आज मेरा लाइव सेशन है। पता है, मुझे अचानक से पता चला कि मेरा लाइव सेशन है। मुझे लगा कि ये रिकॉर्डेड सेशन होगा, बट मैं आ चुकी हूं आपकी सोमू मैम, समाप्ति मैम, प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैमड़ी आ चुकी है। हाय हाय एवरीबॉडी, कैसा लगा? कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि मैं वापस से आ चुकी हूँ। कैसे हो तुम लोग? आज मैं एक्चुअली बेटा बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ में आई हूँ, एंड बिकॉज आपका बैच इसी वीक स्टार्ट हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीजें मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने के लिए आई हूँ वो इसी वक्त में डिस्कस हो जाए, इसी टाइम पे आप लोगों को आपकी बहुत सारी क्वेरीज का आंसर मिल जाए, सो दैट बेटा आपका जो कमिंग सेशन है या कमिंग मंथ्स है वो बहुत अच्छे से जाए। आपके बहुत सारी क्वेरीज मैं आज लेके आई हूँ। आप लोगों से आई थिंक पूछा गया था कि बेटा आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, क्या क्या आपको परेशानियां फेस हो रही है, या ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आपको समाधान चाहिए। तो आई हैव कम विद द समाधान, बट आई हैव नॉट कम अलोन गाइज। मैं अकेले नहीं आई हूं, मैं एक बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले को लेके आई हूं गाइज। रुक, अभी रुक। तो गाइज क्या आप तैयार हैं? और ये जो आज बच्चा आया है, सपोला बोलूंगी, आज जो सपोला आया हुआ है, एक्चुअली ये सपोला बहुत खास है सपोलो। आप सारे बच्चे अर्जुना से पढ़े हुए हैं, आप सारे बच्चे अब लक्ष्य नीट में आ चुके हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि बहुत 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 खुशी होती है जब ऑनलाइन से पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेके आते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा फील होता है कि यार आप ही के जैसे बच्चे स्क्रीन के पीछे से पढ़ के इतना अच्छा मार्क्स लेके आते हैं और हमें इतना प्राउड फील कराते हैं। जैसे मैं जेन्युइनली बहुत प्राउड फील करती हूँ जब भी मैं इस सपोले को देखती हूँ, बहुत अच्छा कर रहा है। और आज आप लोगों की प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, आप ही के बैच से पढ़े हुए बच्चे जब आपको आपकी प्रॉब्लम्स का आंसर कर रहे होते हैं या आपको गाइड कर रहे होते हो, तो आप बहुत इजीली कनेक्ट करते हो, बिकॉज आप भी उसी जगह पे हो जहां ये सपोला था एक दिन, और आज ये मेडिकल कॉलेज में है। और ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं है गाइज, ही इज इन एम्स दिल्ली। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज देवराज। अरे देवराज देवराज देवराज, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है भाई। आई एम श्योर आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी देवराज की। देवराज बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द सेशन। इसने बहुत लक्ष्य बैच से ही पढ़ा हुआ है, 131 रैंक आई थी। ही इज इन एम्स न्यू दिल्ली। एंड अभी मैंने इसकी फ्रेशर्स की कल कुछ फोटोज देखी थी, मैंने कहा भाई पढ़ाई के साथ साथ देखो, बोलते हैं ना बेटा एक बार पढ़ाई कर लो मस्त, फिर कॉलेज, अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, फिर आप ड्रीम अपने पूरे करो। तो भाई डांस वांस कर रहा था, बहुत बढ़िया शर्ट पैंट कोट पहन के एकदम बढ़िया हैंडसम बन गया है, जिम विम कर रहा है, बॉडी शॉडी बना रहा है। भाई क्या बात है, अब पढ़ाई कर ली है, अब इस फील्ड में भी बहुत अच्छा करना है, तेरे को लग रहा है? हाँ, सेल्फ ग्रोथ करने वाला मैं पूरी। ओ माय गॉड, सेल्फ ग्रोथ। हेलो भैया बोल रहे हैं, हेलो भैया। तो अपने सपोलो को पहले तो कुछ बोलना चाहेगा देवराज, एम्स दिल्ली में कैसा लग रहा है अभी? एक बार आप ये 2 साल पूरी मेहनत कर लोगे ना, तो जब कॉलेज में जाओगे तब पूरी मेहनत वर्थ इट लगेगी। हर एक अपनी हॉबीज फॉलो कर पाओगे, जो भी करना है, मतलब जो 11th 12th नहीं कर पाए थे, हर एक चीज कर रहा हूँ मैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। और मैं तो हमेशा क्लास में बोलती भी थी बेटा पढ़ाई आपको डेफिनेटली, आपके एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एकेडमिक्स के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा फील कराते हैं जब आप अपनी चीजों को, हॉबीज को फॉलो कर रहे होते हो, है ना। तो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना होता। लेकिन अभी क्योंकि एकेडमिक्स बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करोगे तो देवराज जैसे सारी चीजों को। एम्स दिल्ली का कैंपस कैसा है यार देवराज? इतना बड़ा कैंपस है, और ऐसे भी नहीं है कि हमें कोई रेस्ट्रिक्शन है, जब चाहे तब बाहर घूम सकते हैं, रात में बाहर निकल रहे दोस्तों के साथ, कोई कुछ नहीं रोकता है, वार्डन नहीं है हॉस्टल में हमारे। क्या बात है। और सीनियर वीनियर से कैसे एकदम? अभी सीनियर से तो शुरू में इंटरेक्शन चलता था, उसमें मजा आता था। मैं मतलब लोग तो रैगिंग कहते हैं, लेकिन हमें मजा आता था वो रूम में जाके। अभी तो वो भी खत्म हो गया, फ्रेशर्स के बाद कोई कुछ नहीं कहता है, सब सीनियर भी दोस्त बन गए हमें उन्हें। मतलब बाकी कॉलेजेस में तो ऐसा नहीं है कल्चर, लेकिन हमारे यहाँ पे हमें सर मैम भी नहीं बुलाना पड़ता अभी फ्रेशर्स के बाद, उन्हें सब भाई बन गए, मतलब क्या बात है। अब तेरे जूनियर्स इस साल आएंगे, हाँ है ना, इस साल कुछ हमारे बेटा सपोले आएंगे, और फिर एम्स दिल्ली में देवराज को ज्वाइन करेंगे। लेकिन देवराज आज मैंने तेरे को एक खास चीज के लिए बुलाया, बिकॉज तू भी अभी लक्ष्य नीट में ही था लास्ट ईयर, है ना। तो अभी तेरे जो छोटे छोटे भाई बहन या कुछ फ्रेंड्स होंगे
तो मेरे ये छोटे छोटे सपोले हैं और इनको जेन्युइनली देवराज कुछ चीज़ों की टिप्स चाहिए। हालांकि हम बैच के अंदर इनको थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन और टिप्स देते रहेंगे, बट क्योंकि तू वहाँ पे था और तूने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करी और तूने वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और अब तू मेडिकल कॉलेज में है, बिल्कुल खुल के जो तेरे दिल में है सच्चाई है ना, कोशिश करना वो उनको बता पाए, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस जो मेरे सपोलो के हैं? yes, ठीक है बच्चों, क्या मैं आप लोगों के सवाल अब देवराज से पूछ सकती हूँ? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यस मैम और दिल बना दो, और फिर बेटा मैं अभी कुछ आप लोगों की जो क्वेश्चंस थे वो मैं देवराज से पूछूंगी, और बहुत सिंसियरली बेटा सुनना, क्योंकि एम्स दिल्ली में है, आपको बहुत अच्छे से बेटा गाइड कर सकता है। और अच्छा ये तो मैं बताना ही भूल गई भाई, ये अभी मैं बताऊंगी वैसे आगे, ये मेंटोर लक्ष्य नीट का मेंटोर बन चुका है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपको मेंटोरशिप के बारे में पता है ना? तो ये लक्ष्य नीट में आप लोगों का मेंटोर है, वन ऑन वन जो मेंटोरशिप होती है उसमें देवराज ही आपको मिलेगा भाई। क्या बात है यार देवराज, तू तो अपग्रेड होता जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस देवराज मैं पूरी बेटा क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेके आई हूँ जो आप लोगों के सवाल थे। तो कुछ सब बोलोगे सवाल है देवराज कि टाइम मैनेजमेंट इनको अभी नहीं हो रहा है अभी, तो यार वैसे तुम्हारा बैच, हाँ 11th वेस्टेड वाला भी है, वेट करो, है कह रहे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि अभी तो देवराज 12th स्टार्ट ही हुई है, फर्स्ट वीक है ये लक्ष्य बैच की, 1-2 चैप्टर्स में ही पूरा टाइम इनका निकल जाता है। क्या करे, कौन से 1-2 चैप्टर्स में? शायद ही 11th पढ़ रहे हैं अभी साइमल्टेनियसली। मैम अभी कई बच्चों का 11th वेस्ट हो चुका होता है, तो फिर 12th में जब स्टार्ट हो रहा है वो लोग सोचते हैं कि पहले 11th कवर कर ले फिर 12th करेंगे, तो उस चक्कर में 12th भी बर्बाद हो जाती है। तो ये नहीं करना है, 12th जब स्टार्ट हो रहा है तो 12th पे पूरा फोकस करना है। और मान लो अभी शुरू में तो ज्यादा उतना कुछ कंटेंट नहीं हुआ होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, हाँ, तो फिर उस टाइम पे बस रोज के लेक्चर लेकर अगर हमने रिवीजन कर लिया तो भी दिन का बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। तो उस टाइम पे कवर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 12th की क्लासेस स्किप करके 11th नहीं पढ़नी है उस जगह पे। और कई लोग ये करते हैं कि मतलब मान लो शुरू में मोटिवेशन में और पहले 1-2 चैप्टर के ऐसे करते रह रहे, क्वेश्चंस कर लगा रहे, मतलब फिर ये ध्यान नहीं रह रहा है कि हम बहुत ज्यादा डीप में घुस रहे, आगे के चैप्टर्स भी पढ़ने हमें, तो वही 2 चैप्टर पढ़ते रह जाते हैं और फिर आगे का उनका मिस हो जाता है। स्टार्टिंग में एकदम चाहिए होता है पहला ही चैप्टर, मान ली ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें एकदम ऐसी चीजें भी हम पढ़ने लग जाते हैं जो आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, तो बहुत एनर्जी है एकदम बच्चों के अंदर, और उस चक्कर में वो क्या करते हैं आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है फिर वो चीज फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा तो यानी कि तू कह रहे कि अभी उनको 11th रिवाइज मतलब साथ में थोड़ी बहुत करनी है, पर 12th में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो साथ साथ चलते रहना। बेटा आप लोग अगर क्लास 12th में अभी कर रहे हो तो 12th क्लास को आप आवाज तेज करनी है, कोई बात नहीं वैसे ही बोल दो। देवराज माइक ना ऐसे करके बोल लेते है ना बेटा। अगर आप अभी क्लास 12th के प्रिपरेशन के साथ साथ में 11th रिवाइज करना चाहते हो तो मेक श्योर देवराज ये कह रहा है कि आप बेटा 12th पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है बेटा। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे थम्स अप देते जाना अगर आपको समझ में आ रहा है। स्कूल, डमी स्कूल, सारी चीजों की बात करेंगे अभी, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, देवराज ये कहना चाह रहा है कि 12th पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बेटा। 12th के लेक्चर्स ऐसा ना हो कि 12th भी बर्बाद हो गई। हाँ थोड़ा बहुत टाइम आप 11th के लिए निकाल सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 11th पे इतना फोकस करो कि 12th खराब करते चले जा रहे हो। यही बोलना चाहते हैं। वैसे भी लास्ट में हम करवाते हैं ना मैम, इसमें लक्ष्य के बाद रिवीजन, उस टाइम पे भी कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे। अभी जितना हो रहा है उतना कर लो, बाकी लास्ट में तो हो ही जाएगा। 11th को पूरा रिवाइज कराते हैं बेटा, 12th खत्म होने के बाद। ऐसा ना हो जब 11th रिवाइज करा रहे हो तो 12th भी खत्म हो जाए, ये मैंने बताया भी हुआ है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो तू कमेंट सेक्शन में भी देख पा रहा होगा कि स्कूल प्लस ऑनलाइन कोचिंग को कैसे मैनेज करे। इसमें ना मैं एक चीज और बताती हूँ, एक और क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहे हैं स्कूल प्लस कोचिंग को कैसे मैनेज करे, साथ में मैं ये कह देती हूँ कि कुछ बच्चे देवराज क्योंकि रेगुलर स्कूल जाने वाले होते हैं, कुछ डमी स्कूल वाले हैं। आप इससे बेटा बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल होंगे और बहुत सारे बच्चे डमी स्कूल वाले होंगे, तो एक क्वेश्चन साथ में ही ले लेते हैं। आई एम फ्रॉम डमी स्कूल, तो फिर कैसे टाइम मैनेज करें? वही वाली बात है, अगर स्कूल जा रहे हैं स्कूल प्लस ऑनलाइन कोचिंग को कैसे मैनेज करें। रेगुलर वाले हैं तो कैसे मैनेज करना चाहिए, और डमी स्कूल वाले हैं तो डमी स्कूल वालों को क्या करना चाहिए। पहले तो मैं तेरे से पूछना चाहूंगी, तू रेगुलर था या डमी स्कूल? रेगुलर स्कूल थी। देखो ये रेगुलर स्कूल वाला बच्चा था बेटा, और रेगुलर स्कूल की टाइमिंग क्या थी देवराज? मैम 7 to 3 के आसपास। 7 to 3, और फिर तू 4 से क्लास करता था। बेटा ही इज एन एग्जाम्पल जिसने रेगुलर स्कूलिंग के साथ में नीट क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहले तो रेगुलर स्कूल के साथ में आप कैसे मैनेज करते थे ये बताओ बच्चों को। एक तो जब हम रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, ऊपर से फिर क्लासेस होंगी, हमें टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है, पुराना बैकलॉग अगर कुछ होगा वो क्लियर करना है। अभी अगर रेगुलर स्कूल है तो एक तो ये ट्राई करना कि बैकलॉग बिल्कुल ही मत बनने देना तुम्हारा। मैंने नहीं बनने दिया था मैं बैकलॉग, मतलब 12th का बैकलॉग? हाँ 12th वाला, ठीक है। बैकलॉग नहीं बनने देना है। और
पहले से टाइम कम होता है तो टाइम मतलब जहाँ जहाँ पे वेस्ट हो रहा है, मतलब मैं ऐसे रात में एक बार एनालाइज करता था कि दिन भर में कहाँ वेस्ट हो रहा है टाइम, वो सब हटा दिया था मैं। और फिर क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो उसमें नीट रिलेटेड तो नहीं होता है ज़्यादा कुछ, तो फिर बैचेस के सारे लेक्चर ले लिए रात में। फिर जब लेक्चर हो गए दोनों, उसके बाद तुरंत रिवीजन कर लेता था मैं, बाद में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता सेम था। डे उसी हाँ, सेम lecture डे का। रिवीजन करता था, और बाद में जब स्कूल से आ रहा हूँ तब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले फिर से एक बार 12th वाली रिवीजन कर लेता था। और फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिर रात में थोड़ी देर कर ली, या फिर स्कूल में भी टाइम निकाल के मैम लंच ब्रेक होता था हमारे 1 घंटे का, उसमें फिर मैं 15 मिनट में खाना खा के बचे हुए 45 मिनट्स में क्वेश्चन कर लेता था। फिर कुछ कुछ क्लासेस ऐसी होती है मतलब कि उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, वो पढ़ा रहे मैं पीछे बैठ के उसमें भी क्वेश्चन कर लेता था या फिर रिवीजन करता था। ऐसे टाइम मैनेज करना होता था मैम। रेगुलर स्कूल के साथ तो मतलब टाइम कम मिलता है ना स्टूडेंट्स को, इसलिए लेकिन तू टाइम निकाल के मैनेज कर लेता था। हाँ। बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल गोइंग होंगे बेटा, सब टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी। जैसे कि देवराज कह रहा है कि स्कूल में भी बेटा अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे आपके पीरियड्स होते हैं और कुछ ऐसे टाइम होता है। अब बेटा एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। आप एक्सक्यूजेस अगर दोगे तो आप एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे, आपको सिंसियरली सुनना है। अगर आप चाहो तो आप स्कूल में से भी बेटा कुछ टाइम निकाल के, जैसे इसने बोला मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ लेता था, कुछ चीज़ों की रिवीजन कर लेता था। प्लस एक बात बहुत अच्छी इसने बोली, जो भी आपके 2 लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा दिन में, उन लेक्चर्स को जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आप, मुझे नहीं लगता यार बायो में तो यार 15 मिनट में रिवीजन होता होगा जो पढ़ाते हैं। डेली पढ़ा क्योंकि क्लास में याद हो जाती है आधे से ऊपर चीजें, और बस बाद में एक बार उसे गो थ्रू करना है, देखना है क्या सब है। तो बेटा आपको ये चीज करनी है। एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग वेरी सिंसियरली, यू विल गिव मी थम्स अप जैसे जैसे आप चीजों को सुन रहे हो। तो आप साइमल्टेनियसली बेटा 15-20 मिनट, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उस सेम डे आप उस चीज को रिवाइज करो। ये अच्छा, अब तू बोलता तो तू लिखता था चीजों को, प्लान आउट करता था। अच्छा, जो बच्चे डमी स्कूल वाले हैं उनको अक्सर लगता है उनके पास बड़ा टाइम है, पर मैंने अक्सर फीडबैक देखा है देवराज डमी स्कूल वाले बच्चों से कि वो और ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वो स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे शेड्यूल को यार मेंटेन रखें? हम उसके लिए मतलब मैं खुद ऐसे करता था कि अभी मतलब मान लो टेस्ट का प्लानर है कोई, तो फिर संडे की टेस्ट होगी तो उस टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है मुझे, जो रेगुलर लेक्चर्स है उसका भी रिवीजन करना है, और कुछ पुराना पढ़ना हो, मतलब जो टेस्ट के लिए मेनली जो आ रहा हो। तो फिर उसके लिए मैं ऐसा करता था कि 7-8 दिन का ऐसे शेड्यूल बना लेता था पूरा, ठीक है, और उसमें डेली टारगेट्स लिख लेता था, ये करना है मुझे। और तो फिर मैं उसमें मतलब चेक रखता था रोज रात को कि आज हो गया होगा। अगर कुछ नहीं भी हो रहा, मारता था क्या? हाँ, टिक मारता उस पर। ठीक है। और कुछ नहीं होगा उसमें से कोई छूट गया तो अगले दिन स्कूल में फिर टाइम निकाल के वो कवर कर लेता था। मतलब तो करेगा ही करेगा। हाँ, उतना तो कवर करना ही था उस हफ्ते में, तो उतना करना ही होता। प्लान बनाने से क्या फायदा होता है, बिना प्लान के करने से क्या फायदा? बिना प्लान के अगर ऐसे रैंडम स्टडी करेंगे तो हमें मतलब उस दिन तक नहीं होगा उसको इफेक्टिवली पता नहीं चलेगा ना। मैं ऐसे पूरा प्लान बनाता था ताकि मतलब ट्रैक रहे पूरा कि मेरा हो रहा है उस दिन तक। और ऐसे भी नहीं करना है कि मान लो अभी संडे तक टेस्ट है तो मैंने सैटरडे के रात तक पूरा शेड्यूल बना लिया, फिर इसमें अगर बीच में किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी क्वेश्चंस करते रहे तो कोई सवाल नहीं बन रहा है तो हम उसमें ज्यादा मतलब फोकस करने लग जाते हैं, तो ऐसे टाइम निकल जाता है। तो फिर मैं लास्ट का एक दिन ऑफ रखता था सैटरडे का, फिर एक टेस्ट से एक पहला दिन कि उस दिन ऐसे कुछ नहीं करना है, बफर रखता। हाँ, मतलब बफर में टाइम रखता था। फिर अगर कुछ किधर ज्यादा टाइम लग गया तो वो मैं उस दिन यूटिलाइज कर लेता था ऐसे। अच्छा, मैं ये बिल्कुल सही बात बोली है। अच्छा, आप में से एक बात मुझे बताओ, एक बच्चे, एक सेकेंड, आप एक बार ही मेरे को बताओ, क्या मैंने आपको ये चीज क्लास में ऑलरेडी बताई है कि यू शुड ऑलवेज प्लान थिंग्स? क्या मैंने आप लोगों को बेटा ये चीज बताई है? ऑलवेज। जैसे देवराज बोल रहा है, मैं अभी भी देवराज चीजों को थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर तो नहीं, बट जैसे फोन में ही मैंने नोट होता है ना जो, उसमें मैं लिखती हूँ कि आज मुझे ये चीजें करनी है। इससे बेटा एक्चुअली थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है। आप रैंडमली चीजों को जब करते हो ना, आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा सा प्लान करते हो बेटा तो आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन कर पाओगे। एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, देवराज एक बात बता, जब आप जितने भी चीजें करते हो, आप जब उसको टिक करते रहते हो तो मोटिवेशन, हाँ, वही लगता है। फिर एक बार अगर रात में पूरा टारगेट हो गया तो अगले दिन मोटिवेशन रहता है कि आज भी पूरा खत्म करना है, ऐसे मतलब उससे आता है अंदर से कि खत्म करना है पूरा। उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है बेटा। आपको ये बहुत सिंपल चीज लग रही होगी, बट एक्चुअल में ये सिंपल चीज आपके लिए कितनी इफेक्टिव है आप देखना, बहुत इफेक्टिव है। और ये तो तू तो अपनी किताब के पीछे लिखता था मेरे ख्याल में, हाँ, नोटबुक के पीछे, तू अपने नोटबुक के पीछे लिखता था। बट आप लोग के पास तो एक बेटा हम लोगों की कमिटमेंट डायरी है जो फ्री में आप लोगों को मिली है। आप लोगों ने पता नहीं ली है कि नहीं है कमिटमेंट डायरी, नॉर्मल जैसे एक डायरी होती है जिसमें आप ये शेड्यूल बना सकते हो, एंड इट्स नॉट चार्जेबल, फ्री में आपको अपने विद्यापीठ में मिल रही होगी। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने लिए या नहीं लिए। उस कमिटमेंट डायरी को जरूर लेना, उसमें फिल करना। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ मिलेगी कैसे। तो मुझे बताया जैसे गया, मैं एग्जैक्टली आपको बता देती हूँ। बैच में जाओगे,
बैच में एक रिसोर्स सेक्शन का ऑप्शन आएगा बेटा। रिसोर्स सेक्शन में एक एडमिशन फॉर्म है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, इससे कैसे कमिटमेंट डायरी मिलेगी? एक्चुअली वो एडमिशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, जो डिटेल्स एक्चुअल में बेटा बहुत जरूरी है। नहीं लिए तो ले लेना, मैं बता दे रही हूँ कहां से लेना है। नहीं दे रहे हैं वो, अरे मैं बता रही हूँ ना कैसे दे रहे हैं, वो फ्री है बेटा, वो आपको मिलेगी मिलेगी। बैच में जाओगे, कहां जाओगे? रिसोर्स सेक्शन में। रिसोर्स सेक्शन में एक एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म को आपको फिल करना है। एडमिशन फॉर्म को आप फिल कर देना, आपकी सारी डिटेल्स अपने पास आ जाएंगी और वो फॉर्म फिल करने के बाद ही आपको वो कमिटमेंट डायरी मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। नियरेस्ट फिर विद्यापीठ में आप जाना, आपको वो कमिटमेंट डायरी मिल जाएगी। आपकी डिटेल्स बेटा हमारे पास होंगी तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि कल को बेटा जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में आओ, आप अपनी कमिटमेंट डायरी भी लेके आ सकते हो, जिसमें आपने सारा बेटा ऐसे देवराज जैसे शेड्यूल बनाया होगा, और फिर शेड्यूल बना के उनको टिक करो बेटा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। बट बहुत बड़े बड़े टारगेट्स एक दिन में सेट मत करना। हाँ, वैसे मतलब है ना? मेरे मतलब एक दो दोस्त भी थे जो ऐसा करते थे कि मान लो अभी ऐसे टारगेट्स बना लिए जो कि हो ही नहीं रहे, फिर एक दिन अगर नहीं हुआ टारगेट तो उससे गिल्टी भी फील होता है। मेरे साथ भी होता था, अगर किसी दिन टारगेट नहीं हुआ अचीव तो मतलब उस दिन ऐसे गिल्टी फील होता था कि आज यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, ये नहीं हुआ, तो फिर मैं अगले दिन उसे कवर कर लेता था। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि मान लो शुरू में मोटिवेशन में आके ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स बना लेंगे, आज मैं ये सब कर लूंगा, आज मैं 6 से 6:15 के बीच में नहाने जाऊंगा हाँ। और फ्रेश हो जाऊंगा, 6:15 डॉट पढ़ने बैठ जाऊंगा, 6:15 से 8:15 पढ़ूंगा, 8:15 से 8:30 ब्रेकफास्ट करूंगा, 8:30 ऐसा टाइट शेड्यूल बनाते हैं देवराज, है ना? बाद में फिर हम ऐसे टारगेट्स फिर अचीव नहीं होते हैं, फिर उन्हें बुरा लगता है बाद में। मतलब मैं भी ऐसे प्रैक्टिकल मतलब जो हो पाए दिन भर में, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत टाइम भी चला जाए तो ऐसे टारगेट रखता था कि उससे बाद में फिर अजीब ना लगे। एक दिन फिर ऐसा खराब हो गया तो अगला दिन भी खराब होता है, ऐसे गिल्ट होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है। सपोलो मेरी बात एक ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में छोटे गोल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एकदम से बेटा, मैंने बैच में फर्स्ट डे क्या बताया कि आपको ना एकदम से आप यहां से ऐसे नहीं ऊपर पहुंच सकते हो ना, यू हैव टू गो लाइक दिस स्लोली। कभी नीचे भी होगा, कभी ऊपर होगा, फिर कभी नीचे भी होगा, फिर कभी ऊपर होगा, बट यू हैव टू मूव लाइक दिस। बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं आपको सच एक बहुत सिंसियरली अपने लाइफ को लेके भी एक बात बताती हूँ। मैं भी जो टारगेट्स बनाती हूँ, अगर मैं फुलफिल नहीं कर पाती, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। उसमें बहुत छोटे से छोटे टारगेट्स भी मान लो, तो मैं भी ऐसे टारगेट सेट करती हूँ अपने टाइम को लेके कि यार मैं उनको ना उन कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पाऊं। आपको एक कमिटमेंट देंगे, आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे मोटिवेट होने की जगह। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक रियलिस्टिक प्लान्स। रियलिस्टिक प्लान्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, अगले दिन थोड़ा बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाओ और फिर उसको फुलफिल करो। सही है yes, देवराज? ठीक है, ऑल राइट। रिवीजन कैसे करें? हम आगे का पढ़ते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। भूल तो बेटा तुम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही भूल जाते हैं। अभी एक स्लाइड पढ़ी है पीछे का, ये प्रॉब्लम है या नहीं है ये बताओ मुझे, कि हम रिवीजन कैसे करें, आगे का पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। हालांकि देवराज अभी बैच स्टार्ट हुआ है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि अभी से तू बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दे कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। इस चीज के लिए मैं क्या करता था कि मान लो आज का रिवीजन मैंने कर लिया, फिर कल रिवीजन कर लिया, और जब तीसरा दिन है थर्ड डे, उस दिन मैं फिर से फर्स्ट डे से पूरा रिवाइज कर लेता थर्ड डे तक, फिर फोर्थ डे पे फोर्थ डे का, फिफ्थ का, सिक्स डे पे वापस स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर पढ़ता था। ऐसे करके फिर मैं पुरानी चीजें भूलता नहीं था उस चीज से, मतलब और बार बार रिवीजन होके वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता था दिमाग में। मतलब वापस से बता मतलब आज का रिवीजन आज कर लिया, हाँ, कल का कल कर लिया, मतलब सेम डे जो क्लासेस होती हैं उसका सेम डे रिवीजन उसका तो करना ही है। फिर हर 3 दिन बाद एक बार मैं स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ता था पूरा। हर 3 दिन के बाद बेटा कंप्लीट जितनी भी चीजें हैं उसको वापस से रिवाइज करना है। और बाद में तो ऐसे तो एक ही चीज बहुत बार रिवाइज हो रही है। हाँ, वही बहुत बार रिवाइज होती है और फिर याद रह जाती है ज्यादा टाइम के लिए। और उसमें फिर एक बार रिवाइज किया होता है डेली, तो फिर 3 ही दिन बाद कर रहे हैं ना फिर से, तो फिर उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है पुराना रिवीजन करने के लिए। बस आज का जो है उसमें लग जाएगा टाइम फिर भी। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कि पहली बार करोगे बेटा, हाँ पहली बार करोगे तो समय लगता है। अभी पढ़ाऊंगी तुम्हें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। पहली बार कोई भी चीज अटेम्प्ट करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, बट उस चीज को दूसरी बार करेंगे, अगर पहली बार अच्छे से किया था तो कम टाइम लगेगा, तीसरी बार करोगे और कम टाइम लगेगा। और ये चीज करना बेटा, ये बहुत सही बात इसने बताया है, हर 3 दिन में कंप्लीट चीजों को रिवाइज करोगे बेटा। एक चीज को अगर ऐसे तो बहुत बार रिवीजन हो जाता होगा सेम टॉपिक का, तो एकदम सेट हो जाएगा यार तुम्हारे दिमाग के अंदर, है ना? ये बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ बताना चाहते हैं? आगे का पढ़ते हैं, ये इससे तुम पीछे का नहीं भूलोगे, है ना? सही बात है। और बस क्वेश्चंस करते रहने मैम रेगुलर। मतलब कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में क्वेश्चंस लेके बैठते हैं, वो भी नहीं करता था मैं। मतलब फिजिक्स का भी 3 दिन में मान लो रिवीजन कर लिया पूरा, और एक इनफ पोर्शन हो गया कि जिसके ऊपर मैं 50 के आसपास क्वेश्चन कर पाऊँ मॉड्यूल से, तो फिर मैं उसी टाइम पे पूरे 50 क्वेश्चन कर लेता था। लास्ट में लोड नहीं आता है उससे, और फिर प्रैक्टिस भी होती रहती है। सही बात है। हाँ,
एक सेकंड, स्टडी आवर्स बेटा, स्टडी आवर्स क्या सबके सेम होते हैं देवराज? नहीं मैम, तो सबके अपने अपने टाइम पे डिपेंड करता है। मेरा स्कूल में मेजर टाइम चला जाता था, करेक्ट फिर बात उसके है। बाद और लेक्चर लेता था। सब बेटा एक जैसी चीजों को उतनी इजीली ग्रैब भी तो नहीं कर पाते हैं ना। हो सकता है एक टॉपिक को पढ़ने में आपको आधा घंटा लगता हो, किसी को 45 मिनट्स लगते हो, किसी को 1 आवर लगता हो। टाइम फिक्स नहीं है बेटा, बट पढ़ने का तरीका जो होना चाहिए, इफेक्टिव कैसे हो, वो आपको तय करना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका बैकलॉग बढ़ता जा रहा हो, 11 बर्बाद वाले बच्चे हैं सारे नहीं कहेंगे मैम, सबको यही बोल रहे हो, 11 बर्बाद है बच्चों की। अगर आपका बेटा अगर आपका बेटा नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं, अगर आपका बैकलॉग बढ़ता जा रहा हो तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो, और किसी टीचर का अगर समझना है तो क्या करना चाहिए? मतलब बैकलॉग का हो तो उसके ऊपर तो पहले फोकस नहीं करना है। जो तो रेगुलर हो रहा है, मतलब बैकलॉग पहली बात तो बैकलॉग करना ही नहीं है। हाँ, पहली बात तो बैकलॉग करना ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब रेगुलर तो चल नहीं देना है। और मान लो हो गया किसी का, तो फिर उसको क्लियर करने के चक्कर में आगे का भी और बैकलॉग बना लेते हैं कुछ बच्चे, फिर वो स्टैक होता रहता है, फिर आगे वो नहीं करना है। एक तो कैसे उसके लिए समय निकाले कि आगे का भी मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती रहूं, और पीछे का अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो उसको कैसे मैनेज करना है? एक तो अभी जो आगे का है वो तो लेक्चर रेगुलर लेने हैं, और उसके बाद अगर मान लो पुरानी चीजें करनी है कुछ, या तो नोट्स पढ़ के ट्राई कर लो अगर वीक रह गया कोई पॉइंट, या फिर अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा उसे कुछ, तो फिर आप मतलब टीचर ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स होते हैं मैम पढ़ाने के लिए। ये भी बोल रहे हैं ना, टीचर का अगर किसी का टीचर का समझना है, मेरी बात नहीं कर रहे हैं देवराज, मेरी बात यहाँ नहीं हो रहा है। नहीं यार, अगर हो सकता है कि ऐसा हो कि बच्चे को नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? तूने क्या किया था, क्या बता रहा था? मैम मैं तो मतलब स्टार्टिंग से एक ही टीचर पे स्ट्रिक्ट था, लेकिन क्योंकि मैं रेगुलर बैकलॉग बनने नहीं दिया था मैंने कभी। सही बात है। लेकिन फिर ऐसे मेरे दोस्त भी थे एक दो जिनका बन गया था, फिर मैंने उन्हें बताया था कि मतलब और भी टीचर से ट्राई करके देख लो एक बार, तो उन्होंने किया, फिर उनका हो गया था कवर ऐसे करके। सही बात है। वैसे हमारे पास बेटा आपको मालूम होगा खजाना भी है और बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स है। वैसे तो देवराज की बात में आई कंप्लीटली अग्री बेटा, जो बच्चा बहुत ज्यादा इधर उधर भटकता है वो भटकता ही रहता है। आप मेरी बात, और देवराज जितने भी सिलेक्टर स्टूडेंट्स है, दे ट्रस्ट देयर टीचर्स। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया मुझे इनसे पढ़ना है, इन्हीं से ही पढ़ना है, दैट्स इट, देयर इज नो इफ एंड बट। यहाँ बच्चे, सबसे मुझे जो मुश्किल वाली बात लगती है, 11वीं का बच्चा है, उसने भी पढ़ना स्टार्ट किया है, वो टीचर के बारे में राय देता है, एक बार इनसे पढ़ के देखो, इनका लेवल जो है कहीं गुना, ये बेसिक के माइनस एसिडिक से पढ़ाते हैं, पता नहीं 11वीं का बच्चा है। तो एक बात बता यार, अगर ये जजमेंट लेके बेटा एक बात बताओ, 11वीं के हो, आपको भी पढ़ना है, बोलना नहीं चाहिए बेटा। डू यू थिंक कि आप उस पेडिस्टल पे हो कि एक टीचर को जज कर सकते हो? नहीं ना, आपका सिर्फ एक काम है, एक ट्रस्ट के साथ में पढ़ाई करनी है। आपने डिसाइड कर लिया कि यार इनसे पढ़ना है, मेरे को एकदम करेक्ट इन्हीं से पढ़ना है, बट यस आपके लिए ऑप्शंस है। जैसे तेरे दोस्त को प्रॉब्लम थी, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको चाहिए, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कर रखा है, ताकि आप बेटा कोई बहाने ना मार पाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टिक कर लिया एक टीचर, फिर कोई धोखाधड़ी नहीं, नाम के जैसा काम नहीं करना है। सपोला मैंने प्यार से रखा है, सपोलो जैसा बिहेव नहीं करना है एक्चुअल में, सही है ना देवराज? अगर 11th पूरी वेस्ट हो गई, अगर नहीं है हो गई है इनकी, तेरी नहीं थी ना 11th बर्बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों की होती है। मैंने इनको बताया, जैसे सैम्यूल था हमारा एक बच्चा, उसके 24 रैंक थी, है ना, तेरे से एक साल पहले, और एक साल 23 बैच में था वो भी क्या बोलते हैं, लक्ष्य नीट से ही पढ़ा वो बच्चा था, तो उसकी भी 11th बर्बाद थी। तो बोला 11th बर्बाद हो गई है, तो 12th बोर्ड्स और नीट को कैसे बैलेंस करे, 11th कैसे करे? मैम सबसे पहले जो बोर्ड्स वाला पॉइंट लिखा है इसमें, बोर्ड्स का और नीट का सिलेबस तो सेम ही होता है। सही बात है, बस उसमें वो लैंग्वेज जुड़ जाएगी, वो भी लास्ट में कर सकते हैं बच्चे। पैटर्न थोड़ा सा अलग है, एक एमसीक्यू है और एक सब्जेक्टिव है। सही बात है, सिलेबस तो पूरा वही एनसीईआरटी पढ़नी है, बोर्ड के लिए भी नीट के लिए भी। करेक्ट बात है, और लेवल अच्छा आता है देवराज। अभी नीट के जैसे नीट में अच्छा लेवल है, वैसे बोर्ड्स में ना ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चले जाओ, अच्छा लेवल आता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सही बात है। नीट के लिए अगर पढ़ रहा है कोई बच्चा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि बोर्ड के लिए उसे अलग से पढ़ने की जरूरत है, वही सिलेबस कर रहे, कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, बस उसमें लिखने आना पड़ता है। तो फिर लास्ट के अगर 1 महीने में कुछ सैंपल पेपर्स कर लिए हमने, ठीक है, तो उससे हो सकता है। और मैम आपकी बुक भी है बोर्ड की, वो मैंने बता दी है कि PYQs कर लिए। हाँ, बुक तो बेटा मैं आपको क्लास में वैसे बताती रहूंगी, इसके टाइम पे बुक नहीं थी बहुत सारी, लेकिन बुक्स भी हैं, आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो। PYQs जैसे इसने बोला ना, क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तैयारी अलग नहीं है। लाइक ही सेड, नीट एंड बोर्ड इज नॉट डिफरेंट, पैटर्न इज डिफरेंट,
कंटेंट इज एग्जैक्टली सेम। हाँ। तो ये मत सोचो कि बोर्ड्स अलग से, हाँ लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आपको मालूम नहीं है सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो कैसा है, 2 नंबरी क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन। हम आपको बेटा, मैं बैच में भी वैसे प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको बता दूंगी कैसे कैसे करना है। बुक्स तो आपको रिकमेंडेड है ही कैसे करनी है, मतलब ये कहने का मतलब है अलग चीज नहीं है, तो अलग मत समझो। तेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए थे देवराज, पूछ लूं या बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे? हाँ तेरे सही से ठीक ठाक स्कोर थे बोर्ड्स में, ठीक ठीक स्कोर थे। तो कौन से बोर्ड से था तू देवराज? मेरा स्टेट बोर्ड था, तेरा स्टेट बोर्ड था, फिर भी बैलेंस कर लिया तूने। कई लोग बोलते हैं यार स्टेट बोर्ड बड़ा बिल्कुल ही अलग है। हाँ मतलब उतना नहीं अलग होता है, हमारे में 11th के भी चैप्टर आते थे कुछ कुछ, मतलब मिक्स सिलेबस था 11 12 का। नीट का जो 12 का पूरा अलग से है ना, हाँ। वो हमारे यहाँ पे 11th के कुछ टॉपिक्स मिक्स थे 12th में, और 12th वाले 11th में थे, तो वो अलग था थोड़ा। और 11th वेस्ट हो गई है, तो 11th को कैसे मैनेज करना है? वैसे ये बता चुका है 11th को कैसे मैनेज करना है बेटा। पहली बात तो तुम ये, हाँ 4 बजे क्लास है, मैं बस बेटा 5 मिनट और लूंगी। सुनो, 11th तुम्हारी बर्बाद है ये बोलना बंद करो सबसे पहले। ये अभिनव, बहुत सारे बच्चे, बेटा प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, स्टॉप सेइंग वट एवर यू हैव डन, यू हैव डन। आप एक चीज सुनो मेरी बात, अब से ये बोलना बंद करो कि मेरी 11th बर्बाद है, 11th कैसे करे। सबको मालूम चल चुका है बेटा, दुनिया भर को पता चल चुका है कि तुम जो आए हो 12वीं में, सबकी 11th बर्बाद है। क्या बोला है देवराज ने भी ये बात बोली, और मैंने भी आपको बैच शुरू होने से पहले ये बात बोली थी, फोकस ऑन क्लास 12th। अभी क्लास 12th पे पूरा फोकस करना है। हम बैच के अंदर कराते हैं 11th की तैयारी पूरी, आप साइमल्टेनियसली थोड़ा 11th कवर कर सकते हो। स्टॉप सेइंग की बर्बाद है, बोलने से सिलेबस कवर नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। हम आपको 11th की पूरी रिवीजन करा रहे होंगे, प्लस आप साइमल्टेनियसली थोड़ी चीजें कवर करते हुए चलो। उसको ये स्ट्रेस लेके ना वो 12th का भी नहीं पढ़ पाते देवराज, है ना। और बेटा ये देवराज एक बात बता, अगर 11th बर्बाद होती है, कोई टॉपिक कनेक्टिंग है, सच्ची बता दिल पे हाथ रखे, कोई भी टीचर ऐसा है क्या कि जो 11th के कुछ टॉपिक अगर यूज होते तो उनको नहीं समझाएगा? समझाते तो मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मान लो हमारे सर पढ़ा रहे, तो उसमें ग्रेविटेशन के कुछ कुछ मतलब सेम होते हैं उसमें फॉर्मूले वो सब। लेकिन सर का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कोई स्टार्टिंग से पढ़ेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि हमने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा इसलिए छूट रहा है, सब अच्छे से ही पढ़ाते हैं। और ऐसे मतलब अभी कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उसको बेसिक से उठा ही रहे हो, 11th वाले टॉपिक्स बता ही रहे हो उसमें, तो फिर दिक्कत तो नहीं आती है ऐसे कि 11th नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर मुझे नहीं समझेगा 12th में। सही है, ठीक है। मार्क्स बहुत कम आते हैं सिर्फ पेपर टफ होने की वजह से, तो कैसे मैनेज करें? इसके लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे मतलब दिक्कत नहीं आएगी। फिर मॉड्यूल्स करो, मॉड्यूल्स करता था बेटा। मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंस ये है, मैंने क्लास में आपको बताया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खूब सारे, वैसे क्लास में देवराज मैं भी कराती हूँ तपस्या सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती होगी, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, बॉटनी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्लास में भी कर रहे हो, बट एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है बेसिकली, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं। टेस्ट देना चाहिए अगर प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि इनकी कभी प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन नहीं हुई तो भी टेस्ट देनी चाहिए, उसके बिना पता ही नहीं चलेगा कि अपन कितने प्रिपेयर्ड है उस टेस्ट के लिए। सही बात मतलब टेस्ट तो कोई मिस नहीं इनको करता लगता है कि नहीं अभी मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ है। जब टेस्ट से पहले वाले दिन ना देवराज क्लास थोड़ी 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए ना, कहेंगे कल टेस्ट है, छोड़ दो अभी, कल टेस्ट है, आज ही सारा पढ़ लेंगे। 10 मिनट से तो मैं उतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए ना, मतलब टेस्ट के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे, एक तो रेगुलर रिवीजन से ही हो रहा है अपना वो, और बाकी टेस्ट के लिए प्रिपेयर अगर नहीं भी हो तो भी टेस्ट तो देनी चाहिए मैम, क्योंकि मतलब फिर उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बाद में नहीं देखने मिलेंगे किधर। मान लो कुछ ऐसे उसमें कॉन्सेप्ट लग रही हो जो हमने पहली बार देख रहे हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन कहीं किया ना हो, वो अगर मान लो नीट में आ गया फिर से तो गलती हो सकती है ना उसमें, बुरा लगेगा फिर मिस कर दिया था पेपर में आया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। एनालिसिस कैसे करोगे बेटा? तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि तुम एकदम राजा बन गए हो, पढ़ के तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? जब तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे तब पता चलेगा सिली मिस्टेक कर रहे हो, मेमोरी बेस्ड एरर कर रहे हो, कंसेप्चुअल एरर कर रहे हो, कौन से एरर कर रहे हो। और रेगुलर जितने भी हमारे ऑल्टरनेट वीक टेस्ट होते हैं, फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, वो तो 2 ही दो, लास्ट में हमारे रियल टेस्ट भी होते हैं, वो भी दे सकते हो। रियल टेस्ट में तुम बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे बेटा, क्योंकि अभी तो तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होगे, लास्ट में जाके जब तुम्हें बिल्कुल करना है कि भैया मेरे को ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए कि ऑफलाइन में जैसे टेस्ट होता है, तो रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे टेस्ट कंडक्ट होता है, 3 घंटे का टाइम है, OMR भरनी है, सारी प्रैक्टिस एग्जैक्टली वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तेरी धीरे या तेरे यहाँ पे स्कोर कैसे आते थे भैया? मॉक टेस्ट स्कोर मैम मतलब मेरे स्टार्टिंग से ठीक आता था स्कोर, ठीक है, लेकिन फिर मतलब कंटिन्यूस स्कोर तो ठीक था, पर बीच में जब कभी स्कोर गिर जाता था तो उस टाइम पे मैं मतलब उस पेपर को ऐसे नहीं रहता था कि मेरा स्कोर गिर गया, डिमोटिवेट होकर बैठ गया। मतलब थोड़ी देर तो लगता था कि क्यों गलत हो गया सब, लेकिन बाद में फिर मैं पेपर लेके उससे पूरा अच्छे से एनालाइज करता था, NCERT खोल के हर एक पॉइंट देखता था मेरा कहाँ गलत हुआ है। फिजिक्स के नोट्स में से देख लिया कोई थे कॉन्सेप्ट कोई गलत मैंने पढ़ा हो ऐसे कुछ, तो अगर किसी पेपर में कम नंबर आए तो उस पेपर को मैं 2-3 घंटे लगा के पूरा एनालाइज कर लेता था कहाँ गलत हुआ है, और फिर उस चीजों को अच्छे से पढ़ लिया, फिर अगली बार फिर से रिकवर कर लेता था, अगले टेस्ट में अच्छे आ जाते थे नंबर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो।
अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ाई होती है बट विद टाइम मोटिवेशन खत्म हो जाता है। टॉपर्स की तरह कैसे प्रिपेयर करें? टॉपर्स की तरह ऐसे प्रिपेयर करें बेटा। स्टार्टिंग में इनकी भी बहुत मोटिवेशन, जैसे मैंने बोला ना, ये स्टार्टिंग में बेटा मैं बहुत, अभी आपका अगला वो भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है ना बेटा, लाइव क्लास अटेंड कर लेना। ये वाली चीज बाद में बेटा रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। मैं इससे सबसे पहले देवराज बोलना चाहूंगी, ये जो स्टार्टिंग में मोटिवेशन होती है जिसमें इनको लगता है हमें सब कुछ एक ही दिन दे दो, और विद जजमेंट की आइज बैठते हैं ये कि हम डिसाइड करेंगे ये सही है कि नहीं है, विच इज वेरी रॉन्ग। स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोलो मैं, आप देवराज जैसा है, आप देवराज को देखो या ऐसे टॉपर जितने भी स्टूडेंट्स को देखो, एक ही बात मैं आपको बोलूंगी बेटा, बहुत ट्रस्ट के साथ में वो शुरू करते हैं बैच को। अगर आप कंफ्यूजन, स्ट्रेस, डाउट के साथ में शुरू करोगे तो सही नहीं है। स्टार्टिंग में आप बहुत मोटिवेटेड हो तो कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ा दो, हमें ये किताब भी लगवा दो, हमें वो किताब भी लगवा दो, टू मच। स्टार्टिंग में से मोटिवेशन होता है तो या तो नोट्स कंपेयर करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर इनके देखेंगे, फिर और उनके दोस्तों के नोट्स देखेंगे, इनमें ज्यादा पढ़ा दिया, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। फिर वो सब पढ़ने लग जाते हैं, अलग अलग चीजें जो रिलेवेंट ही नहीं है, इरिलेवेंट चीजें, मतलब ज्यादा पढ़ लिया, फिर एक टाइम बाद थक जाते हैं और आगे के चैप्टर करने का मन ही नहीं करता है। बेटा हम चाहते हैं आप सिलेक्ट हो, मुझसे ज्यादा खुशी और किसको होगी बेटा? जैसे आप देवराज जैसे बच्चे जब मेरे पास खड़े रहते हैं तो मुझे आई फील रियली प्राउड दैट दे आर माई स्टूडेंट्स। आई विल बी वेरी प्राउड जब आप सिलेक्ट होके मेरे साथ में यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो क्या मैं आपको कभी भी वो चीज बताऊंगी जिससे आप सिलेक्ट ना हो? वही चीजें बताऊंगी ना जिससे आप सिलेक्ट हो, और वही चीजें मैं आपको डांट पड़ेगी जिससे आप भटकते हो। तो वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेशन के साथ में, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि फोकस रहो। हाँ, जो चल रहा है उसको चलने दो, बैच में जो चल रहा है उस पर, मतलब रेगुलर जो चल रहा है वही अच्छे से करते रहो, और एक्स्ट्रा ध्यान कहीं पर नहीं लगाना है कि मुझे ये करना है, ये सब करना और है। बाकी अगर आपको टाइम टू टाइम, वैसे तो हम भी बैच में मोटिवेट करते रहते हैं, बट बेटा फिर भी अगर आपको अदर देन दैट मोटिवेशन चाहिए तो इसीलिए मेंटरशिप है आपके पास। आपके ऐसे ही भैया दीदी जो भी आपके बेटा आप ही के बैच से पढ़े हुए हैं, 1-on-1 मेंटरशिप है। नाउ ही इज आल्सो अ मेंटर, है ना? कुछ पैसे वैसे भी मिल रहे हैं क्या मेंटरशिप के देवराज? भाई बंदा जब भाई स्टूडेंट है भैया, पहली सैलरी से टीचर को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना यार। बिल्कुल अभी बिल्कुल बोला, अभी बताती हूँ मैं इसको क्लास खत्म होने के बाद। बड़ा आया नहीं तो हाँ। तो बेटा डाउट के साथ में नहीं, स्टार्टिंग की एनर्जी को एक बार में वैसे नहीं लगाना है। आप धीरे 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 करके जर्नी आगे बढ़ती है। किसी का भी सफर वैसे ही आगे बढ़ता है। यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर्स, फॉलो वट एवर इज बीइंग सेड इन द बैच, एंड बस इधर उधर कहीं पे भी नहीं देखना है। इसी बैच से आप बेटा मतलब पहले ही अटेम्प्ट में आप 100% नीट निकाल सकते हो। मैंने डे 1 में भी बोला है, आपकी अगर 11th बर्बाद भी है तो भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट निकाल सकते हो। आई एम एश्योरिंग यू बेटा। बट द ओनली थिंग इज आपको 12th में सेम चीज रिपीट नहीं करनी है, 12th बर्बाद नहीं करनी है जैसे आपने बेटा 11th की थी। ठीक है, एनसीईआरटी को कैसे याद रखें, लाइव में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, और मॉड्यूल्स को सॉल्व कैसे करना है। मॉड्यूल को बेटा एज अ प्रैक्टिस सेशन लेना है, जैसे देवराज ने बोला। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। क्यों देवराज? और एक बात ये भी है मैम कि अगर मॉड्यूल जब भी कर रहे हो तो उसे भी टाइम लिमिट सेट करके किया करो, फिर एग्जाम में अचानक पैनिक नहीं होता है। अगर कि ऐसा नहीं हो कि मैं लगा पड़ा हूं एक ही क्वेश्चन में 15 अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो मतलब अटेम्प्ट तो खुद ही करना है, ऐसे खुद ट्राई करो जितना हो रहा है, लेकिन एक टाइम लिमिट सेट करके मान लो 25 से 30 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया, मैं कर रहा हूँ एक टाइम पे, तो उतने टाइम में क्या करो। अगर कोई मिस हो रहा है तो उसे फिर बाद में अटेम्प्ट करो, जितना जोर लगा के करना है उतना कर लो। लेकिन फिर उस चीज से अगर हर एक क्वेश्चन पे ऐसे टाइम लिमिट में हम ध्यान नहीं दे रहे कितने टाइम में कर रहे हैं, तो एग्जाम में हम आदत नहीं होगी। ऐसा ही करते फिर एग्जाम में, फिर एग्जाम के टाइम पे पहला क्वेश्चन देखा, 20 मिनट लगा दिए और पूरा पेपर ही नहीं देख पाए। और जैसे मान लो इस साल जैसा पेपर आ गया, फिर कोई फिजिक्स से स्टार्ट करते हो कुछ बच्चे, पहले क्वेश्चन में पकड़ के बैठ गए, 15-20 मिनट उसी में लग गए, फिर आगे का पता ही नहीं और पेपर कैसा है। सही बात है, हो सकता है लास्ट में बहुत इजी हो और वो पहुंच ही नहीं पाए। वही मेरा एक दोस्त का ऐसे हुआ था, मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया था, फिजिक्स में लग गया, मतलब पूरे 1.5-2 घंटे फिजिक्स में ही लगा दिया, मतलब कर भी लेता था वो हर बार बायो और केमिस्ट्री, लेकिन फिर बायो का पेपर भी लेने दिया गया था इस टाइम, तो फिर बायो में टाइम ही नहीं हुआ। न्यूमेरिकल्स कैसे करें? प्रैक्टिस से जितने ज्यादा कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करने में। मगर मान लो पेपर में दिक्कत होती है कुछ लोगों की, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है याद ही नहीं आ रहा है, उसके लिए तो जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे उससे वैसे याद आएगा मैम। वो तो मतलब बहुत फिजिक्स को बेटा, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हुई है, कह रहे फिजिक्स में कैसे करे, अभी बैच स्टार्ट हुआ है इनका। प्रैक्टिस मैम, उसका एक ही सॉल्यूशन है, दूसरा बेटा अभी बैच स्टार्ट हुआ है। वैसे आपको टाइम टू टाइम मैं भी गाइड करूंगी, देवराज भी गाइड करेगा, उसके लिए टेंशन मत लो। एनसीईआरटी हाईलाइट करके कैसे पढ़े, एनसीईआरटी जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ बिल्कुल उसी, क्या मैं क्लास में बिल्कुल पैराग्राफ से कट सेक्शंस लाके पढ़ाते हो आपको बेटा, वैसे बैच में बताया जाएगा कि एनसीईआरटी एग्जैक्टली कैसे पढ़नी है। मैं बैच में खुद साथ में पढ़ाती हूँ,
एनसीईआरटी लेके आ जाओ, बस दैट्स इट, कोई टेंशन उसके अलावा लो मत। एनसीईआरटी बस खरीद लो, उसकी टेंशन मेरी है कि मैं आपको कैसे एनसीईआरटी को बेटा वेल प्लान करके आपको हर एक चीज को याद करवाऊं, उसकी इन बिटवीन द लाइन से कैसे क्वेश्चंस है, वो चीजें आपको बैच में होते हुए दिखेंगी, ठीक है ना। और किसी की अगर पीसीएमबी है, ये एक बच्चा क्योंकि बोल रहा है पीसीएमबी, उसके पास मैथ्स भी है। तेरे पास मैथ्स थी क्या? तेरे पास मैथ्स नहीं थी, लेकिन कोई तो होगा तेरा दोस्त जिसके पास होगी मैथ्स। कैसे क्या? मेरा एक दोस्त था, उसने मतलब फिर लास्ट में मैथ्स के लेक्चर ले लिए थे लास्ट के 1-2 महीने में, जितना पास होने के लिए लग जाएगा उतना बोर्ड्स में। ठीक है, समझ गए बेटा। तो वैसे तो बेटा मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि वही सब्जेक्ट लो जिस फील्ड में तुम्हें एक्चुअल में जाना है, बट बाई चांस अगर तुमने मैथ्स ले ली है तो अब जैसे कि ये बोल रहा है उतनी प्रैक्टिस कर लो जिससे तुम्हारी एक डिसेंट स्कोर आ जाए। आपको टॉप करना नहीं है ऐसे कुछ कि मेरे को बोर्ड्स में एकदम टॉप ही मचा देना, एक डिसेंट स्कोर ले आओ, है ना। और बस इसके अलावा मैं अभी मिलती रहूंगी तुम लोगों से, देवराज भी मिलता रहेगा तुम लोगों से, क्योंकि अभी तुम्हारी बेटा बिल्कुल क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो उसके बारे में भी बीच बीच में डिस्कशन करेंगे। आज मेजर चीजों को बेटा कवर कर लिया है, मिलते रहेंगे, टेंशन ना लो, कहीं तो जा ही नहीं रहे। हाउ टू चूज योर टीचर्स, जस्ट चूज इट बेटा, जिसके साथ वाइब मैच कर रही है, जिसके साथ आपको लग रहा है कि नहीं यार सही जा रहा है, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ बस चुन लिया तो चुन लिया। हाँ, बस फिर बैच के बीच में चेंज नहीं करना है टीचर, मान लो एक चैप्टर इससे पढ़ लिया फिर चेंज कर रही है, नहीं करना है। एक इनसे पढ़ के देखता हूँ, एक लेक्चर इनसे भी कर लेता हूँ, इनसे भी कर लेता हूँ, इन्होंने बेसिक से पढ़ाया है, उन्होंने ऐसे बेटा ट्रस्ट एंड जस्ट गो विद योर टीचर ब्लाइंडली, बिकॉज वो आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन करेंगे, है ना। और बाकी देवराज मिलता रहेगा ना बच्चों से, है ना। आप तो मेंटोर बन गया है ना, तो मिलता भी रहेगा। एंड आई एम टेलिंग यू सपोलो, आई वांट टू सी, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मैं सच्ची में, मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे, मैं सच बता रही हूँ यार देवराज, बताओ एम्स दिल्ली यार, है ना, मैं जेन्युइनली मीन कर रही हूँ, सिंसियरली मैं ये मीन करती हूँ। बच्चे की खुद की मेहनत होती है कि वो बच्चा सिलेक्ट होता है। हम सारे बच्चों को बेटा सेम चीज पढ़ा रहे होते हैं, सारे बच्चों को हम सेम गाइडेंस दे रहे होते हैं, बट जो बच्चा सिंसियरली सुनता है, जो विश्वास के साथ सारी चीजों को फॉलो करता है और खुद मेहनत करता है, वही बच्चा सिलेक्ट होता है। हम सबको वही गाइडेंस देते हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल द किड्स जो मेहनती बच्चे हैं। और वो मेहनती बच्चे चाहे एम्स दिल्ली में पहुंचे बेटा, चाहे वो मेहनती बच्चे कुछ और भी कर रहे हो, मेहनती बच्चा अपना दिशा और दशा सब सुधार लेता है और वो इवेंचुअली सेटल हो जाता है। एंड आई कैन सी माई सपोलाज बेटा इन नियर फ्यूचर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एंड आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू। इट्स जस्ट दैट कि आपको मेहनत करनी है। और मैं आऊंगी बीच में, बैच में मिलती रहूंगी, कुछ और क्वेरीज होंगी उनको भी बेटा सॉल्व करूंगी। तब तक आप बेटा बैच में क्लासेस को अटेंड कीजिए, आएंगे, ठीक है ना। आई लव यू ऑल। सपोलो पढ़ना है, सपोलो आर्मी को हर एक मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना है, क्यों देवराज, है ना। और फिर ऐसे जब आप मेंटर बन जाओ या आप कुछ करने लग जाओ तो मैमड़ी को याद रखना गाइस, है ना, मैं कुछ तो डिजर्व करती हूँ, है ना देवराज। बोल डरा के बच्चों को कंट्रोल में रखना पड़ता है। नहीं यार, थैंक यू देवराज, थैंक यू सो मच मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सपोलो से मिलने के लिए। एंड वो भी तेरे से अभी मेंटरशिप सेशंस में भी मिलेंगे और बैच में भी कभी तेरे को लेके आऊंगी, है ना। ठीक है सपोलो, बाय बाय, लव यू ऑल। कमेंट्स में आप अपना प्यार ड्रॉप इन कर देना या कोई क्वेरीज हो वो भी ड्रॉप इन कर लेना। मिलेंगे आप लोगों से। वैसे मेरी कल क्लास है, कल आ जाना गाइस, कल आ जाना, वरना मैमड़ी का प्यार बेटा सिर्फ प्यार मिलेगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।